दोस्तों ये हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 2 होगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के 300 एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। तो आज हम बायोलॉजी के अगले पार्ट की बात कर रहे हैं। एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51st क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो का है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लीनियस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाएगा, पूछा जा सकता है, मतलब बहुत बार, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने। आगे बढ़ते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। अनावृत बीजी, तो बीज तो बनेंगे लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो रॉड शेप के होते हैं। साधारणतः जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, तो साधारण आकृति रॉड शेप होती है। आगे बढ़ते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो गोलाणु कहलाते हैं, ऐसे स्फेरिकल शेप में जो होते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो तपेदिक जो रोग है वो बैक्टीरिया से होता है, बाकी चेचक वायरस से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो है वो क्या है? तो ये एशर्शिया कोलाई है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग भी अजीब सी होती है इंग्लिश में। तो एशर्शिया कोलाई जो होता है ये मानव की आंत में पाया जाता है, और ये क्या काम करता है? तो भोजन के पाचन में ये सहायक होता है, ये आप मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो जीवाणुओं में अधिकांश पाए जाते हैं, और इनका प्रयोग जो है जीवाणु के द्वारा, मतलब एंटीबायोटिक्स ज्यादातर किस में पाए जाते हैं? तो जीवाणुओं में होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इनमें से सबसे जो छोटा जीव होगा, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो ये माइकोप्लाज्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो यहाँ पे जो जीवाणु के कारण जो रोग होता है वो होगा हैजा। तो हैजा जीवाणु के कारण होता है, बाकी ये चेचक वगैरह ये वायरस से होते हैं। आगे अगर बढ़े तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध जो है, दूध का जो खट्टा होना होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु संक्रमण से जो रोग होता है वो कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग इनमें से जीवाणु के कारण होता है, बाकी जीवाणु के कारण नहीं है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास कहाँ हुआ था? तो ये किसने किया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीके का जो विकास किया था चेचक के लिए वो एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये बैक्टीरियो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में जमा देता है। वो खट्टा वगैरह जो दूध होता है वो इसी के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस पे, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी, तो इसका जो सही उत्तर है शैवाल होगा। तो विषाणु नहीं होगा, कवक नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी नहीं होगा, शैवाल जो होता है वो स्वपोषी होता है। आगे देखते हैं। टिक्का रोग किस में होता है? तो जो टिक्का रोग होता है वो मूंगफली के अंदर होता है। टिक्का रोग बड़ा ही फेमस है, मूंगफली में टिक्का रोग, तो ये आपको ध्यान रखना है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये आचक जो रोग होता है वो एचआईवी के कारण होता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण जो रोग होता है वो हमारा चेचक रोग होता है। अगर एचआईवी की बात करें तो वाइट ब्लड सेल अगर हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है या उसकी कमी हो जाती है डब्ल्यूबीसी की, तो उसके कारण एचआईवी रोग नॉर्मली होता है। ठीक है, तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विनाश हो जाता है व्यक्ति की, और वो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता उसमें नहीं बचती उसके शरीर में। आगे बढ़ते हैं। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? मतलब कौन से शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो लेमिनेरिया है। तो लेमिनेरिया शैवाल से क्या होता है? हमारा आयोडीन प्राप्त होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो किसके कारण ये हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो उत्पन्न होता है? तो ये वायरस से होता है रोग, आपको ध्यान रखना है। इससे पानी, इस रोग में पानी से डर लगता है ना।
निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो एंजाइम जो है वो वायरस में नहीं होता, बाकी जीवाणु, शैवाल, लाइकेन सब में एंजाइम होते हैं, वायरस में नहीं होते। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से जो घात रोग उत्पन्न होता है वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, वही पानी से जिसमें डर लगता है। आगे देखते हैं, सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है, आपको ध्यान रखना है, एक महामारी थी ये पहले जो फैली थी, तो ये विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो जो खसरा होता है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये भी वायरस के संक्रमण से ही होता है, विषाणु जनित रोग है। आगे देखते हैं, आलू में मोजेक रोग का क्या कारक तत्व आपको बताना है कि मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो ये भी वायरस के कारण आलू में मोजेक रोग होता है। सारे ही प्रश्न ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है रोगों से अगर बात करें तो क्वेश्चन। तो ये जो होता है ये रोग भी विषाणु वायरस के कारण होता है, जंतुओं में खुर पक जाते हैं और ये सारा जो होता है जानवरों में जो रोग होता है फुट एंड माउथ। आगे देखते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो शैवाल की कोशिका भित्ति मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है, आपको ध्यान रखनी है। कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो कैल्प जो प्राप्त होता है ये समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है कैल्प, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये भी शैवाल से प्राप्त होता है, अगर अगर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो इस शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, और याद भी रखिए। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब यहाँ पे कवक की बात कर रहा है, ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये मेनली आपकी काइटिन की बनी होती है, तो आपको याद रखना है। सभी कवक सदैव होते हैं, तो जो कवक होते हैं सभी वो आपके विविध पोषी होते हैं। तो सारे ही कवक जो होते हैं विविध पोषी होते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो वृक्षों की छाल पे उगने वाला जो कवक रहता है वो कॉर्टिकोलस कहलाता है। कॉर्टिकोलस कहते हैं जो छाल पे कवक लग जाता है, उगता है। गोबर पर उगने वाला जो कवक रहता है उसे क्या कहते हैं? तो गोबर पे उगने वाला जो कवक होता है वो कोप्रोफिलस कहलाता है। कोप्रोफिलस उसे कहा जाता है, आपको याद रखना है। कुछ चीजें आपको ऐसा ही है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, माइंड में रखिए। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको याद रहेगी ये चीजें। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो क्लोरोफिल जो होता है वो कवक में नहीं होता। शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कवक में ये नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सेक्सिकोल्स कहा जाता है। तो खाली चट्टानों पर जो उगने वाला लाइकेन है वो सेक्सिकोल्स कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये जो डेंडोकार्पन लाइकेन आपको दिखाई दे रहा है, इंडोकार्पन, माफ कीजिएगा, तो इंडोकार्पन को हम क्या कहते हैं? ये जापान में लोग सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान रखना है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो जो मिर्गी की औषधि है वो परमेलिया जो लाइकेन होता है उससे प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो जो बीजों की प्रकृति होती है वो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एजोला एक है, तो एजोला किसका एग्जाम्पल है? तो एजोला जलीय फर्न का एग्जाम्पल है, एक जलीय फर्न होता है एजोला। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ये एजोला को ही जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये क्या होता है? एक जलीय फर्न होती है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे जो अधिक क्रोमोसोम है वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, किस वर्ग में पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म वर्ग ऐसा है जिसमें पौधों में बीज तो लगे होते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये जो संश्लेषित होती है मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है कोशिका के भीतर प्रोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न बैक्टीरिया
से फैलने वाला रोग है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, इस तरह से प्रश्न है। तो बैक्टीरिया से जो फैलने वाला रोग है वो टीबी है, सॉरी तपेदिक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी भाग से जो जड़ें विकसित होती पौधों के, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे अपस्थानिक मूल कहा जाता है। अपस्थानिक मूल, जो कि मूलांकुर से नहीं, कहीं भी किसी भी भाग से विकसित हुई है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकुर से जो विकसित होती है, नीचे से जो जड़ें विकसित होती है, दैट इज मूसला जड़ें, उन्हें मूसला जड़ें कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप अभी तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तो अगले वीडियो में हम 101 से 150 तक के क्वेश्चन इसके कवर करेंगे बायोलॉजी के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।